जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए एक छोटा सा क्विक इंट्रो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की है जिसमें पूरे बायोलॉजी के सबसे टफ और सबसे कॉम्प्लेक्स और जिनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा हो वैसे टॉपिक्स को हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग करके एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमारे स्टाइल में आपको समझाया जाएगा। और अगर हो सके तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा दिए जाएंगे जो कि बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए और सीयूईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। और पार्ट वन में हम लोगों ने देखा, इस वीडियो के पार्ट वन में हम लोगों ने देखा कि जेनेटिक मटेरियल जो कि होता है डीएनए या फिर आरएनए, उसका कैसे डिस्कवरी हुआ, कौन से साइंटिस्ट आए, कैसे क्या कब नाम पड़ा। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके थे पार्ट वन में। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है पार्ट वन का, आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो का गोल है कि हम लोग उस जेनेटिक मटेरियल के जर्नी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपने इस जेनेटिक मटेरियल की जर्नी को शुरू करते हैं। तो अब तक जो लोग भी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट को देखकर आ चुके हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं देखकर आए हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत ही कम टाइम, एकदम शॉर्टेस्ट स्पीड में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला था। ठीक है। तो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला, जब एक सेल को हम लोग देखते हैं, सेल के अंदर में पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाएगा जेनेटिक मटेरियल। ये जो जेनेटिक मटेरियल है या तो डीएनए या तो आरएनए कुछ भी हो सकता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये स्टोर करके रखेगा किसको, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि 1865 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिक मेशर, और ये ढूंढते हैं एक एसिडिक सब्सटेंस को न्यूक्लियस के अंदर में। क्योंकि वो न्यूक्लियस में ढूंढते हैं इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, वो न्यूक्लियन रख दिया। ठीक है। फिर ये बात है लगभग 1900 की, 1902 की, इनके अप्रॉक्स में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंप्रूव होने लगा, डिटेल्स ऑफ मेयोसिस हम लोग देखने लगे, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग देखने लगे। उसके बाद फिर जाकर के बहुत समय के बाद 1953 के अप्रॉक्स में दो साइंटिस्ट आए, वॉटसन और क्रिक। हालांकि इनका पूरा नाम है जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। ये बताते हैं दुनिया को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कि ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा। तो इस जर्नी को हम लोग आगे शुरू करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर दूं, इस वीडियो को आप लोग कोई भी देख सकते हो, फिर चाहे वो क्लास 11th का बच्चा हो, क्लास 12th का हो, सीयूईटी का हो, नीट का हो, कोई भी स्टूडेंट देख सकते हो। एकदम बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, सब कुछ बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। ओके। तो इस जर्नी में मैं आपके वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा जो कि या तो आप फेस कर रहे होगे और या तो आप फेस करोगे, जिसमें जहां पर आपको जेनेटिक मटेरियल के बारे में कहीं पर आपको न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कह देता है, कहीं पे न्यूक्लिक एसिड बोल देगा, कहीं पर न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर पढ़ाने लगेगा, तो कहीं पर उसके पैकेजिंग हेलिक्स को समझाने लगेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो जब हम लोग एक सेल को देखते हैं, तो इस सेल में ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में जो आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, हालांकि जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा, लेकिन आपके सिलेबस में हर जगह पर डीएनए की बात किया गया है तो हम लोग डीएनए के पास चलते हैं। अब ये डीएनए को जब आप देखोगे ना, तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये जो डीएनए है ना, इसका जो लेंथ है, ये लेंथ लगभग 2.25 मीटर तक का होता है। ये जो आपका जो लेंथ मैंने बताया 2.25 मीटर, ये होता है एक ह्यूमन का, मैमल का डीएनए का, यूकैरियोट्स का। ठीक है। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारा एक जो सेल है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, जो कि खुले आंख से दिखता भी नहीं है, इसके अंदर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर में ये पाया जाता है। तो न्यूक्लियस कितना छोटा होता होगा भाई, इतना छोटा कि आप देख भी नहीं सकते, लगभग 10⁻⁻6 नैनोमीटर से भी कम, इतना छोटा होता है हमारा न्यूक्लियस। तो 2.25 मीटर कितना होता है भाई, तो 2.25 मीटर का मतलब 1 मीटर इतना, 2 मीटर इतना, इससे भी ज्यादा बड़ा। मतलब 2.25 मीटर का जो डीएनए है, ये इतना लंबा सा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस के अंदर में फिट होता है। कैसे फिट होता है, तो इसको हम लोग अब समझते हैं एकदम ध्यान से। ठीक है। ये जो डीएनए है ना, ये बन जाएगा क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है। तो एक तरह से आप ये समझ के चलो, ये वाला डीएनए का पहला वाला स्टेज है और ये वाला दूसरा वाला स्टेज है। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ना, ये क्रोमेटिन फाइबर बन जाता है क्रोमोसोम। कब बनता है, क्यों बनता है, कैसे होता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे एकदम ध्यान से, एकदम इजी लैंग्वेज में समझते चलते हैं आप। जब आप, जैसे ये स्वेटर, ठीक है, जब आप एक स्वेटर को देखते हो ना, तो वो बना होता है किससे, वुल से, है ना। वुल मतलब ऊन। अब ये जो ऊन है ना, ये ऊन को जब आप मार्केट में खरीदने जाते हो, तो ये मार्केट में ऐसे ऐसे समेट के रखा हुआ मिलता है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे ऊन जो है मार्केट में समेट के रखा हुआ रहता है। अब उसी ऊन का एक छोर को आप ले लो और अपने बाइक में से पीछे बांध लो और स्टार्ट करके चले जाओ घर। देखो उतना लंबा सा 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर लंबा ऊन आपके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो लंबा सा जो ऊन है वो उस दुकान में रखा हुआ है समेट के। तो ठीक उसी तरह से ये लंबा सा जो डीएनए है ना, इसको हम लोग समेट के, कंडेंस करके, क्वाइलिंग करके हम लोग क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में रख सकते हैं सेल के अंदर में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, कंडेंसेशन। अब ये जो कंडेंसेशन कह लो या फिर इसको आप बोलते हो पैकेजिंग। ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से,
ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ना, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, आप क्लास 9 में पढ़ते हो कि जो क्रोमेटिन है वो बना हुआ होता है किसका, डीएनए का और प्रोटीन का बना हुआ होता है। नहीं भाई, जितना आसानी से आप ये डेफिनेशन आप देख लिए डीएनए और प्रोटीन का, उतना आसानी से नहीं होता है। समझते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। अब आप समझिएगा एकदम ध्यान से। जिस तरह से डीएनए है ना, ये समझो कि ये डेटा केवल हमारा क्या है, डीएनए है। अब ये जो डीएनए है ना, ये छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में मिलके रैपिंग करते हैं। अब इस तरह से ये ऐसे घूम घूम के कंडेंस हो गए, ये रैपिंग हो गए। ठीक उसी तरह से दूसरा वाला प्रोटीन मॉलिक्यूल भी उसके बगल में इस तरह से रैपिंग हो जाएगा, कंडेंस होकर के, ठीक है। कुछ और भी प्रोटीन मॉलिक्यूल आके रैपिंग हो जाएगा, कंडेंस होकर के, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से एकदम। क्या आपको दिख पा रहा है कि जो डीएनए है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऐसे घूम घूम कर रैपिंग हो करके ये कंडेंस हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमेटिन फाइबर को। तो ये जो डीएनए है प्रोटीन के ऊपर में रैपिंग कर करके क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डीएनए है ना, यहाँ से आपके दो टॉपिक खुलते हैं। ये जो पहला वाला टॉपिक है ना, ये आपका रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। इसी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में आप पढ़ते हो न्यूक्लियोटाइड के बारे में। और जो दूसरा वाला टॉपिक आपका खुलेगा ना, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया क्या था, पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में। वही वाला पैकेजिंग जो कि डीएनए क्रोमेटिन फाइबर में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, वो डीएनए प्रोटीन के साथ मिक्स हो जाएगा, इस तरह से रैपिंग होगा, रैपिंग हो करके अपना लेंथ को कंडेंस कर लेगा। समझ गए बात को? तो इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये सीक्वेंस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जंप करेंगे एक एक करके इन टॉपिक्स के ऊपर और समझेंगे अच्छे से। एकदम सीक्वेंस के फॉर्म में आपको समझ में आते जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक अभी ये कंक्लूड किए हैं कि जो सेल है ना, उसके अंदर में न्यूक्लियस है, उसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए, इसका लेंथ बहुत ज्यादा लंबा है। क्योंकि इसका डीएनए का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा है, इसलिए ये एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, रह नहीं पाएगा। इसलिए ये अपने आप को क्या करेगा, कंडेंस करेगा। वो कंडेंस कैसे करेगा, डीएनए और प्रोटीन को कंडेंस, पैकेजिंग करके, है ना, रैपिंग करके कंडेंस करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्रोमेटिन फाइबर। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, ये फिर फर्दर बाद में क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। कैसे बनता है समझते हैं ध्यान से। डीएनए को आप ऐसे बनाते हो, तो क्रोमेटिन फाइबर को आप इस तरह से कैसे भी आप बना सकते हो। हालांकि क्लास 12 में जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो ग्राफ ऐसे ग्राफिकल फॉर्म में जो दिया हुआ है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल जिसको आप पढ़ते हो बाद में, वो इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ना, यो क्रोमेटिन फाइबर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ये क्या करेगा, ये फर्दर कंडेंस होगा। और ये फर्दर कंडेंस होकर के ये कैसा बन जाएगा, ये फर्दर कंडेंस हो करके कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेगा, जिस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, क्रोमोसोम कहते हो, ठीक है। जो आपके बुक में कुछ ऐसा बना हुआ होता होगा क्रोमोसोम। दोनों ही डायग्राम सही है, ठीक है। अच्छा, आप ऐसा करो, आप एक क्वेश्चन का जवाब दो। बताइए, विच ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज करेक्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर ए है ये, और पॉइंट नंबर बी है ये, ठीक है। आप कमेंट करोगे, ठीक है, कि इनका जवाब क्या है। विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज करेक्ट फॉर क्रोमोसोम, ठीक है। ये आप जवाब दे पाओगे जब मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको सोचो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अब यहां से आप ये सोचो ना कि वाई, क्यों क्यों ये क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में बदला। हम लोग ये बात तो समझे ना कि क्रोमेटिन फाइबर क्यों आया डीएनए से, क्योंकि डीएनए बहुत ज्यादा लंबा था, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए डीएनए क्या बन गया, क्रोमेटिन फाइबर बन गया। अभी जो क्रोमेटिन फाइबर है ये क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। क्यों बनेगा ये सेल डिवीजन के टाइम में ही, है ना। समझते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको दूंगा, जिससे आपको ये बात समझ में आएगा कि ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये क्रोमोसोम में क्यों बदला, ठीक है। फिलहाल आप इस वर्ड को ध्यान रखो कि हम लोग दो टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। पहला होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड की तरफ, और दूसरा हो जाएगा पैकेजिंग की तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये टॉपिक का जरूरत क्यों पड़ा भाई, ये टॉपिक का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि डीएनए वर्ड है ना, आप इसको किसी अदर लैंग्वेज में आप जानते होगे पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर के नाम से, ठीक है। तो अब सोचो कि कोई भी मॉलिक्यूल है तो छोटा से छोटा कोई यूनिट से बना हुआ है। हम लोग हैं छोटे से छोटे यूनिट सेल से बने हुए हैं। ये जो मार्कर है ये छोटा से छोटा यूनिट कार्बन कंपाउंड का बना हुआ है। उसी तरह से डीएनए भी तो किसी न किसी छोटे से छोटे यूनिट से बना हुआ होगा ना मिलके। इसी यूनिट के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। और पैकेजिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कौन सा प्रोटीन है, कैसे पैकेजिंग कर रहा है, कितने स्ट्रक्चर है उस प्रोटीन में, ना ये सब। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि क्यों क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में बदल गया, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को तो आप बहुत ही अच्छे से पहचानते ही होंगे। ये डायग्राम है किसका, अमीबा का, जो कि बाइनरी फिजन कर रहा है। अमीबा मतलब एक तरह का सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाय बाइनरी फिजन, ठीक है। फिजन मतलब टूटना। तो अब तक आप ये बात समझ चुके हो कि हर ऑर्गेनिज्म के सेल में पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका जो एग्जिस्टेंस है वो या तो होता है क्रोमेटिन में और या तो होता है क्रोमोसोम में, ठीक है। तो इट मींस ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये हो सकता है कि अपने अलग अलग यूनिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो। जैसे कि हमारे ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं।
हालांकि एक सर्टेन कंडीशन में गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम से डिजीज हो जाएगा, सेक्सुअल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, उसको साइड रखते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसके पास यूनिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, और अगर उस यूनिक नंबर से थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो इट मीन्स वो जो ऑर्गेनिज्म है वो बदल जाएगा पूरा का पूरा। उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए वो जो नया ऑर्गेनिज्म जिसमें क्रोमोसोम बदल गया है वो उसके लिए क्या कहलाएगा? एलियन कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक देखें कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर में यूनिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, और वो यूनिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होना चाहिए हमेशा, तभी वो उसका खुद का बच्चा कहलाएगा। करेक्ट? चलिए आते हैं अब। तो आइए सुनिएगा एकदम ध्यान से। यहाँ पे जो अमीबा है ना, जो कि अपना सेल डिवीजन कर रहा है, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल को, जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, जो कि डीएनए बहुत लंबा होगा, वो डीएनए कभी डीएनए के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? क्रोमेटिन के फॉर्म में कंडेंस होकर के वो क्रोमेटिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डीएनए उतना लंबा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो ये जो क्रोमेटिन है ना, सेल डिवीजन जब होने लगेगा, तो सेल डिवीजन होने के लिए ये फटाक से कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस हो करके ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा क्रोमोसोम। ठीक है? इसका जितना जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आधा इसको और आधा इसको अपना बच्चा बुतरू को देना पड़ेगा ना, तभी तो ये इसका खुद का बच्चा कहलाएगा, नहीं तब तो ये कुछ एलियन कहला जाएगा। ठीक है? अभी इसमें हम लोग सेल डिवीजन के क्रोमेटिड क्रोमोसोम एनाफेज 1 एनाफेज 2 में हम लोग अभी नहीं घुसते हैं, ये टॉपिक ही अलग है, बहुत सेपरेटेड, उसको हम लोग साइड रखते हैं। ठीक है? यहाँ पे हम लोगों को बस ये देखना है कि क्रोमेटिन से क्रोमोसोम आया क्यों। तो अब आते हैं इस पे। तो ये जो सेल है ना, ये सेल जैसे ही डिवीजन करने लगेगा तो ये क्रोमेटिन को बदल लेगा क्रोमोसोम में। क्यों बदलेगा? क्योंकि क्रोमेटिन दिखाई देता है इस तरह से फाइबर जैसा, क्रोमोसोम दिखाई देता है कुछ इस तरह से। तो क्रोमेटिन तो फाइबर फॉर्म में है और क्रोमोसोम एक यूनिट फॉर्म में है। ये क्रोमेटिन को यूनिट फॉर्म में बदलना बहुत जरूरी है ताकि वो अच्छे से वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आप हॉस्टल में रहते हो और मान लो आप 50 kg आप दूध लेके आ गए, ठीक है, और दूध से आप क्या बना दिए? छेना। तो छेना, छेना रसगुल्ला, छेना पनीर, है ना? तो जो छेना है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है, या फिर उस छेना का रसगुल्ला बना लो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है? तो रसगुल्ला डिस्ट्रीब्यूट करोगे अच्छे से, गोल गोल रसगुल्ला डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आसानी रहेगा ना, वो ज्यादा कम नहीं होगा। ये तो छेना अगर आप दोगे तो लड़ाई हो जाएगा हॉस्टल में, उसको ज्यादा मिल गया, हमको कम मिल गया, है ना? आइए वापस देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का काम होता है। यहाँ पे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो काम होगा उसको मैं यहाँ पर जूम करके आपको समझाता हूँ। एकदम ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है? ये जो जेनेटिक मटेरियल जो कि क्रोमेटिन फाइबर है, ये क्रोमेटिन फाइबर बदल जाएगा क्रोमोसोम में। ठीक है? बदल जाएगा क्रोमोसोम में, और ये जब क्रोमोसोम में बदलेगा तो ये बीच में मिडिल वाले लाइन में, इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइन हो जाएगा। ये मिडिल वाले लाइन में अलाइन हो जाएगा। इसका जो ये जो पार्ट है ना, आधा पार्ट ये इधर चला जाएगा, और इसका जो ये पार्ट है ना, नीचे वाला आधा पार्ट इधर चला जाएगा। इसका जो ये जो आधा पार्ट है ना, ये ऊपर चला जाएगा, और इसका जो ये जो पार्ट है ये नीचे चला जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा दिखाई देगा? देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा। जो स्ट्रक्चर है आपका, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस पार्ट को है ना, इस ऊपर वाले पार्ट को खींचोगे अच्छे से ऊपर, इस वाले पार्ट को खींचोगे अच्छे से ऊपर, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये वाला मैंने क्या बनाया, इस पार्ट को यहाँ पे जूम करके आपको बनाया कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है? तो क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुका है कि डीएनए क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा है, 2.25 मीटर का डीएनए है, वो एक छोटे से न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए वो क्या करता है, वो अपने आप को कंडेंस करता है, पैकेजिंग करता है। कैसे? प्रोटीन के साथ मिलकर। ठीक है? जो कि आप आगे पढ़ोगे, हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर के फॉर्म में। ठीक? क्रोमेटिन फिर जैसे ही सेल डिवीजन की बारी आएगी तो अब ये जो क्रोमेटिन है ये फर्दर कंडेंस होगा। समझे बात को? कैसे कंडेंस होगा? ये क्रोमोसोम के फॉर्म में ये कंडेंस हो जाएगा। और क्यों कंडेंस होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में? ताकि सेल डिवीजन को अच्छे से कर पाए। सेल डिवीजन के टाइम में जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अच्छे से वो डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। क्योंकि अब क्या करोगे, क्रोमेटिन फाइबर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आधा आधा ऐसे काटेगा कैंची से, ऐसे काटेगा, कैसे क्या करेगा? नहीं, नहीं हो पाएगा। तो ये क्रोमेटिन को इस तरह से यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आया अच्छे से? ठीक है? एनी दिक्कत? चलिए ठीक है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक याद होगा, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग डीएनए को दो टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो डीएनए है ना, उसका स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, है ना? पैकेजिंग जिसमें वो प्रोटीन के साथ वो ऐसे ऐसे रैपिंग होता है। अब ये स्ट्रक्चर में ही आप आगे जाकर के पढ़ते हो
न्यूक्लियोटाइड के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। अब पैकेजिंग में आप पढ़ते हो क्या, हिस्टोन, ऑक्टामर, बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, ये सब आप पढ़ते हो, जिसको क्लास 11th के सेल वाले चैप्टर में न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर कह के निपटा दिया गया है। समझ में आया क्या? तो आइए हम लोग अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाला, है ना। 1 नंबर टॉपिक था ये, ठीक है। ये जो कहानी है वो शुरुआत होती है एक नाम से, जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये जो आपके बुक में जब शुरू होगा तो ये शुरू होगा कि भाई न्यूक्लिक एसिड के अंडर में 2 मॉलिक्यूल आते हैं, एक का नाम है डीएनए और दूसरा का नाम है आरएनए, ठीक है। फिर आप अपने टीचर से जाके पूछोगे कि टीचर टीचर ये जो डीएनए है ना वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर में कैसे आ गया, आरएनए है ना ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर में क्यों आ गया। तो फिर आपके टीचर जो है, हो सकता है वो मे भी जवाब दे जाए कि देखो बेटा ऐसा है कि जो डीएनए है ना, जब इस डीएनए को आप देखोगे बढ़िया से खोल खाल के, है ना, फुल फॉर्म इसका देखोगे, तो आपको दिखाई देगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जब आप आरएनए को खोलोगे ना फुल फॉर्म, तो आपको दिखाई देगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेटा देखो गौर से, आपको दिख रहा है इसमें न्यूक्लिक एसिड नाम आया, राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम आया, तो क्योंकि इसके भी लास्ट में न्यूक्लिक एसिड है, इसके भी लास्ट में न्यूक्लिक एसिड है, इसलिए किसके अंडर में आया, न्यूक्लिक एसिड के अंडर में आया। ये जो कहानी है ये गलत है, ये फर्जी है, ठीक है, ऐसे नहीं समझते हैं। आपको याद है एक बात, 1865 में एक बहुत बढ़िया से साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिक मेशर, और वो क्या कहते हैं कि भैया देखो, मैंने न्यूक्लियस के अंदर में एक एसिडिक सब्सटेंस को ढूंढा है और उसका नाम रखा है क्या, न्यूक्लिन। इस बात को गौर से दिमाग में रखना, काम आएगा अभी, ठीक है। तो इस फर्जीवाड़े को करते हैं खत्म और अब शुरू करते हैं समझाना, ठीक है। तो आइए हम लोग इस न्यूक्लिक एसिड के कहानी को थोड़ा सा डिकोड करते हैं, ठीक है। जब आप देखते थे एक सेल को जिसके अंदर में पाया जाता है न्यूक्लियस और उसके अंदर में पाया गया जेनेटिक मटेरियल, सुनिएगा गौर से मेरी बात को, ये जो जेनेटिक मटेरियल था ना, ये जेनेटिक मटेरियल एसिडिक नेचर का था, एसिडिक नेचर का। और ये कहां पाया गया था, न्यूक्लियस में पाया गया था। सुनिएगा ध्यान से, न्यूक्लियस के अंदर में कुछ एसिडिक नेचर का सब्सटेंस पाया गया। क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया गया तो इसलिए इसका नाम हो गया न्यूक्लिक। एसिडिक नेचर का था इसलिए इसका नाम हो गया एसिड। और ये जेनेटिक मटेरियल ही था जो कि आता है या तो डीएनए और या तो आरएनए। तो यहां से हम लोग ये सीखे कि भैया न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाने वाला एसिडिक सब्सटेंस को वर्ड नाम दिया गया है क्या, न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या क्या है, या तो डीएनए और या तो आरएनए। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ये एसिडिक नेचर का था, है ना। आप पी के देखे थे क्या, सावर टेस्ट आया था क्या, क्लास 7 में पढ़े थे, सावर खट्टा टेस्ट आएगा तो ये एसिडिक नेचर का है। तो ये भी आपको मैं भी बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला कि ये एसिडिक नेचर का है, ठीक है। आइए वापस से, आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि डीएनए का नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों है और आरएनए का नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों है। मतलब डीएनए का नाम डीएनए क्यों पड़ा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो अब जब हम लोग शुरू करेंगे इस कहानी को जो कि है न्यूक्लिक एसिड का, तो न्यूक्लिक एसिड में रहेगा आपका डीएनए और आरएनए, ठीक है। अब ये जो चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, हालांकि इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो डीएनए और आरएनए है ना, इनका एक स्मॉलेस्ट यूनिट पाया जाएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। मतलब डीएनए या फिर आरएनए का जो सबसे छोटा से छोटा यूनिट होगा जिसको हम एक नाम देंगे वो रहेगा क्या, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये जो मार्कर है, ये मार्कर बना हुआ है प्लास्टिक से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, ये जो मार्कर है बना हुआ है किससे, कार्बन से। अब कार्बन एक यूनिट है, कार्बन को भी अगर तोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। वैसे ही इस छोटे से छोटे यूनिट जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड, अगर आप इसको भी अगर तोड़ दोगे तो आपको मिलेंगे 3 मॉलिक्यूल। पहला वाला जो मॉलिक्यूल है ना, इसको आप कहते हो शुगर। कौन सा वाला शुगर है ये, तो ये है पेंटोज शुगर। क्यों है आपको आगे पता चलेगा। दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फेट। तीसरा वाला जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। मतलब
जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल का सबसे छोटा जो यूनिट है, उस यूनिट को आप क्या कहते हो? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड को भी अगर आप तोड़ दोगे तो आपको मिलेगा क्या? शुगर। उसके बाद क्या मिलेगा? फॉस्फेट। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजनस बेस।